बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप न्यूज़ एट 6 मेरे साथी मीर हिलाल हांजुरी के साथ। और आज के न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले बर्फानी तूदों की खबर। बर्फानी तूदा लिपट के आया है और ये आया है सरबल सोनमर्ग के इलाके में। बाद दोपहर गांधरबल के सोनमर्ग के इलाके में एक बर्फानी तूदा आया। इस बर्फानी तूदे से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन आपको बताते चलें पिछले साल ठीक इसी हफ्ते के आसपास इसी इलाके में एक बर्फानी तूदा आया था। तब भी मेहरबानी रही ऊपर वाले की और तब भी कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। आज भी जानी माली नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन सरकार ने पहले लोगों को बता दिया था कि इस हफ्ते बर्फानी तूदे आ सकते हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जो इन तूदों के हवाले से प्रोन इलाके हों। और यहाँ पे लोगों को एहतियाती तदाबीर बरतने के भी सरकार ने पहले ही अहकाम जारी किए थे। सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए उन इलाकों के लोगों को मशवरा भी दिया था जो बर्फानी तूदों के इलाकों में रहते हैं, और उनको बताया था कि उन इलाकों की तरफ जाने से गुरेज करें जहाँ बर्फानी तूदे आ सकते हो। और आज बाद दोपहर गांधरबल के सोनमर्ग के इलाके में सरथल के नज़दीक एक बड़ा बर्फानी तूदा आया और इस बर्फानी तूदे को देखते ही खौफ देखने महसूस हो रहा था। दुनिया में इन दिनों सर मौसम ही ऐसा है, और इस मौसम में चूंकि पिछले हफ्ते बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बाद अब जो नीचे से बर्फ पिघलना शुरू हुई है, ज़रा सी गर्मी हुई है, तो इस गर्मी की वजह से बर्फ़ जो है खिसकना शुरू हो चुकी है और कई इलाकों पे ये बर्फानी तूदे आ भी सकते हैं, ख़ासतौर पे ऊपरी इलाकों में जहां बर्फ़ ज़्यादा गिरी है। और ये तस्वीर जो है ये गांधरबल की तस्वीर है, गांधरबल के सरथल के इलाके की, जहाँ बाद दोपहर एक बड़ा बर्फानी तूफान आया, तूदा आया, ताहम किसी जानी और माली नुकसान से बात महराज आलम की करते हैं। महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शब-ख़्वानी हुई हैं और आज भी आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में हर नमाज फ़र्ज़ के बाद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत भी कराई गई है। और इस हवाले से यहाँ अतराफ़ व अकनाफ से लोग आए हुए थे और जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। और इस दौरान यहाँ पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर भी देखे गए। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर और मोए मुक़द्दस का दीदार, ये श्रीनगर के हज़रत बल की तस्वीर। लेकिन हज़रत बल के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ मसाजिद दरगाहों में रात भर शब-ख़्वानी की महफ़िल हुई। ये तस्वीर हैं काबा मरतबा की, जहाँ नमाज ज़ोहर के बाद आज मोए पाक की निशानी की गई और ज़ायरीन की अच्छी खासी तादाद यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हुई। चलिए अगली खबर में रुख सरहद पार करते हैं, क्योंकि सरहद पार आज इंतखाबात है। सनम, आज के इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और दुनिया भर की नज़रें इन इंतखाबात पर मरकूज थी। और ये इंतखाबात तब हो रहे हैं जब इमरान खान, जो कि PTI के बानी हैं, वो पाबंद सलासल है। 31 साल की कैद मशक्क़त की सज़ा उन्हें सुनाई गई है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं। सबकी नज़रें इन इंतखाबात पर मरकूज थी और एक तरफ बार बार पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर इंतखाबात में असरअंदाजी की हर बार उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था। लेकिन इस सब के बीच आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर देखे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से नेशनल मीडिया वहाँ का है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कहीं पाकिस्तान से कोई खबर निकल रही है सोशल मीडिया के जरिए आ रही है, और सोशल मीडिया को क्वेश्चन करने के बाद यूँ महसूस हो रहा है कि अभी भी पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट पिछले 2 सालों से जो सिचुएशन पाकिस्तान में बनाई हुई है वो आज भी बनाई हुई है। आज सुबह भी हमने देखा, सुबह 8 बजे का वक्त था पाकिस्तान में सुबह वोटिंग के लिए जब लोग निकले, और पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की आवाम में ये साफ लग रहा था कि अब की बार वो कहीं न कहीं जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 2 सालों के दौरान
काम किया है उसका बदला चुकाने के लिए आज सुबह वो निकलेंगे, वोट डालेंगे। और बिल्कुल अंदाजा जो लगाया जा रहा था वही देखने को मिला। सुबह 8 बजे से पहले ही पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन जो हैं, अक्सर पोलिंग स्टेशन पे वहां पे लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। और जो ट्राइबल एरियाज है, खासतौर पर पी के जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वहां पे खवातीन जो है बहुत कम वोट डालने के लिए निकलती हैं, लेकिन वहां पे भी बड़ी तादाद में आज खवातीन को वोट करते हुए वोट के लिए बाहर लाइन में देखा गया। तो साफ जाहिर है 5 बजे जो पाकिस्तानी 5 बजे के मुताबिक जो वोटिंग खत्म हुई है, उसके बाद आगे के जो नतीजे हैं वो अभी तक जो है सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरनेट पर पाबंदी आयद रही और पाबंदी के बीच में भी पाकिस्तान के से जो कुछ भी सोशल मीडिया के जरिए खबरें निकल के आई हैं उसमें अभी अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि ब्रिस्क वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 60% से ऊपर जो है। अब तक ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई जानकारी नहीं की है, लेकिन अंदाजे हैं कि 60% से ज्यादा पाकिस्तान में पोलिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सनम, क्योंकि किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जहां ब्रिस्क वोटिंग होती है तो वो उस इलाके की जमहूरियत की अक्कासी करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर सुबह से लंबी कतारें, विजुअल्स हम भी आपको दिखा रहे हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हमने भी हासिल किए हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी है। हालांकि इस पर भी PTI से लेकर जो दीगर जमातें हैं उन्होंने सवालात उठाए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है इलेक्शंस के हवाले से उस पर भी सवालात उठाए हैं। लेकिन अभी 6 बजे के बाद ही यहाँ पर वोट शुमारी का अमल जो है वो शुरू होगा, और साथ ही साथ इन इंतखाबात में जीत किसकी होगी वो देखना काफ़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क हिंदुस्तान से लेकर जितने भी आस पड़ोस में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी ममालिक हैं, उन सब की नजरें पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर आज हैं। बिल्कुल हिलाल, पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर दुनिया नजरें और इंटरनेशनल मीडिया भी फोकस रखे हुए कवर करा है। हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में जो जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान गए हुए हैं, और पाकिस्तान में जो इंतखाबात हो रहे हैं आगे पाकिस्तान की तकदीर किन के हाथों में आती है। जिस तरह से परसेंटेज की बात की जाए पाकिस्तान में, तो लोगों की बड़ी परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कुछ भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पिछले 2 सालों के दौरान रोल रहा है उसके खिलाफ नजर आ रहा है। खासतौर पर नवाज, जरदारी वगैरह जिन्हें पाकिस्तान में आमतौर पर इम्पिड नाम से याद किया जाता है उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट अब वही रोल निभाएगी या कहीं न कहीं वो अब होश के नाखून भी लेगी पाकिस्तान की इस सारी सिचुएशन के बाद भी। क्या होंगे, क्योंकि जो एक ट्रेंड या जो नैरेटिव डेवलप हो रहा था पाकिस्तान से, वहाँ की समाजी राब्ता साइट से या वहाँ के मीडिया की तरह से, ऐसा लग रहा था कि जो PTI जिससे पहले अपने निशान पर, अपने सिंबल पर इंतखाबात लड़ने की ना उन्हें इजाज़त मिली है, और बल्कि उनके जो सभी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। काफ़ी टफ PTI के लिए ये सारा सिलसिला रहा है, लेकिन इंतखाबी नताइज क्या होंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगली खबर में वादी कश्मीर का भी अब वापस रुख करते हैं। तो हिलाल, आपने श्रीनगर वादी कश्मीर में कल शाम को आपको जिस तरह हमारे नाज़रीन जानते हैं कि श्रीनगर में एक वाक़ा पेश आया और उस वाक़े पर गम गुस्से का इज़हार वादी कश्मीर के मुख्तलिफ क्वार्टर्स ने किया, चाहे वो आम आदमी है, सिविल सोसाइटी है, हर किसी ने गम गुस्से का इज़हार किया। शहर श्रीनगर के शहीदगंज के बैक साइड में जो किलिंग का वाक़ा है जिसमें 2 लोगों की मौत वाक़ हुई है, दोनों अमृतसर के रहने वाले हैं, और उस पर गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा था। लेकिन जम्मू में आज उमर अब्दुल्ला ने भी उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। जम्मू कश्मीर की दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी उस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम को एक ट्वीट में इस वाक़े की पूरा सख्त मज़म्मत की, और उन्होंने बताया कि जो इस वाक़े के मुलव्वस हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आज सरकार पर सवाल उठाए, और जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के इस वाक़े का जिक्र करते हुए बताया कि एक तरफ से डंडूरा पीटा जा रहा है कि कश्मीर में हालात सही है, दूसरी तरफ से ये सब कुछ बयान करता है कि हकीकत और कुछ है। उमर अब्दुल्ला को ही सुन लीजिएगा। हमें बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया, और दूसरा जो जख्मी हुआ था खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जिसकी मजम्मत हो, कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले, अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच,
इसी से आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इन्होंने पहले तो कहा था कि 370 हटते ही बंदूक जो है वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन श्रीनगर, रजौरी, पुंछ इस तरह के इलाके जहां मिलिटेंसी के हमले जो है लगभग ख़त्म हो गए थे, लगातार यहाँ पे अब हमला सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। मिनिस्टर कह रहे हैं आपकी बात 400 के पार, आपको लगता मतलब आप क्या चारों से लेना देना? पहले यहाँ लोगों की जानें जो है वो महफूज हों, वो चारों की बात बाद में करें। पहले ये बताएं ना कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह खराब क्यों हैं? जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो शांति की बात ली, जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल सनम, हम देख रहे हैं कि जब से वाक़ा कश्मीर के अंदर हुआ है उसके बाद किसी ने इसकी मजम्मत की है, चाहे आम लोग हों या सियासी क़यादत हो, लेकिन पुरअमन हालात को लेकर अगरचे सरकार का एक स्टैंड है, उस पर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी क़यादत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के लोग जहां कहते हैं कि ये दरअसल जो नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर हालात पुरअमन है, वहीं पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का जो नजरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं कि ये दरअसल कोई खराब हालात नहीं है, बल्कि ये पागलपन है, यानी जो कल ये वाक़ा हुआ है ये पागलपन है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबरा, उनका कहना है, जिन्होंने आज श्रीनगर के अंदर मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया, और उस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात बिल्कुल पुरअमन है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है ये हालात की खराबी नहीं है बल्कि ये पागलपन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अवाम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कश्मीर आ जाए और कश्मीर उनके लिए बहुत सेफ है। वाक़ई मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है, क्या कहेंगे हम लोगों को। इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना, बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है, और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोस्ट देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। टॉलिस्टिक क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। लेकिन देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक कोशिश करेगा कहने की, ये एबनॉर्मलसी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मलसी थोड़ा ही कहेंगे। यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे, ये पागल लोग हैं कुछ, इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मलसी तो है, बिल्कुल नॉर्मलसी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। अभी नेबरिंग कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नेबरिंग कंट्री के इलेक्शन में। मुझे ये इंटरेस्ट है कि मेरे जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होगा, जो मुझे नहीं लगता है। दिल्ली इंटरेस्टेड है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक राइट से हमें दूर रखा हुआ है। पार्लियामेंट वो अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, उनको अपनी हुकूमतें बना, हमें क्या मिलता है। 3 MPओ ने क्या किया जो कश्मीर से गए, क्या वो बचा सके 370-35 से? ये डोंग है कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में इलेक्शन, हमें अगर डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर साहब आपने बहाल करनी है तो असेंबली के इलेक्शन के साथ करिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज कहते हैं कि 1 नेशन 1 हम ये करेंगे, यहाँ तो पूरा मौका है। चलिए, सईद अल्ताफ बुखारी को आपने सुना, और सईद अल्ताफ बुखारी को श्रीनगर में सुनने के दौरान आपने कश्मीर के हालात का जो तज़किरा कल का हुआ उस पस मंज़र में वो बात कर रहे थे, और नॉर्मलसी और एबनॉर्मलसी की बात भी कर रहे थे, इंतखाबात की बात भी की। लेकिन नॉर्मलसी और एबनॉर्मल सिचुएशन के बीच में मुस्तफ़ा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी, और उनका भी इल्ज़ाम था बकौल उनके कि हर 5 मीटर के बाद फौजी खड़ा है। तो कल का जो वाक़ा पेश आया ये किस तरह से नॉर्मलसी के हालात बयान करता है। श्रीनगर जम्मू में बाहर मीडिया से बात करते हुए एक मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कैल की थी, वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल थे, और वहाँ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने यही पूछा कि अगर ये हालत थी, अगर इतने एम्प्लॉयमेंट है तो फिर ये कैसे पेश आती है। मुस्तफ़ा कमाल को सुनते हैं। Question to the government. They seem to be hell-bent in giving false narrative to the people of the country. They are and forgetting about their job is the protection of every civilian, his life and what he stands for. But this is at a time when
but almost saying every meter we have a security official in uniform, be it the police, be it the paramilitary forces, be it para police, and yet such incidents take place in heart of J&K, Lalto area. So it's saddening. Where are we heading? Shankar is on TV also, on the same Indo-Pak. It's the first time heard. Pakistan is our neighbor. We qualified it. And the two countries will suffer. Whether the larger country, powerful country, individuals are more or less, Pakistan will suffer. And the difference between the two is being exploited vested political interest. They would like the fiction to go on. They would like the killings to go on. So that they what is called from the people as a go ahead. कल श्रीनगर के अंदर जो 2 अफराद मारे गए हैं इस वाक़े की, जहां हर किसी ने मज़म्मत की है, वहीं पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी इसकी मज़म्मत की है। मोहम्मद खुर्शीद आलम जो कि पीसी के लीडर हैं, उनकी जानब से भी इसकी मज़म्मत की गई है और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है कि एक मुतबरक रात जिसे शब मेराज कहते हैं, इस वक्त ये हक होना एक काबिल अफसोस की बात है। एक मुकद्दस शब पे बेहमाना कत्ल का गया मासूम अफराद का अरकाल रोता कमरे हैं और मुझे समझ नहीं लगता कि ऐसी बात जो ये वाक़या लॉस है उनका मकसद इससे क्या हासिल है, किस रीजन की दुनिया के किसी भी माशरे में चीज़ों की इजाज़त नहीं है, लेकिन उसमें किसी एक दवा का टारगेट हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कश्मीर ऐसा से आप क्या करें, ये पागलमती जो चल रही है। केरोसिन डीलर्स की से एहतजाज मुजाहरा किया गया और इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने का एक बार फिर से मुतालबा किया। काफी वक्त से ये डीलर्स एहतजाज कर रहे थे और आज भी उन्होंने कहा कि जहां मरकज़ी सरकार रोजगार फराहम करने की बुलंद मांग कर रहे हैं, वहीं पर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। केरोसिन ऑयल तक हम इसलिए आई थी यहाँ प्रश्न करने के लिए कि हमारा तेल खाकी जो पिछले 2 सालों से बंद किया था गवर्नमेंट ने, हम इसी को वागुजार करने के लिए यहाँ जमा हुए थे, इसलिए हम बात करने के लिए आई थी। क्या मसला है आपके? हमारे मसला ये है कि हमने इससे पहले जो हमारे कोटा थे वो हमको गवर्नमेंट ने छीन लिया, हमको वो अलॉटमेंट नहीं की थी, जबकि मरकज डाल रहे थे उधर से। जहाँ हमारा कमिश्नर बैठा हुआ उसने ये बंद किए थे। ये कब से बंद हुआ? ये तकरीबन पिछले 2 साल, ये तकरीबन पिछले 2 साल से जून 22 से बंद हुआ। ये बहुत सी मुश्किलात है हमारे लोग, गाँव के लोगों को या सिटी के लोगों को है, क्योंकि यहाँ मौसम अच्छा नहीं रहा, नो पावर रही तो यहाँ लगता है बहुत परेशानी है। हम चाहते हैं हमें केरोसिन वापस लीजिए। करीबन 3000 डीलर जो हम तेल खाकी के साथ कॉपरेटिव और प्राइवेट जो है तेल खाकी के साथ कश्मीर डिवीजन के वाबस्ते है, हमारा रोजगार चला गया। करीबन 8 या 9 लाख लोगों का जो ये एक फैसिलिटी थी कश्मीर डिवीजन में, चाहे विंटर हो या समर हो, ये सिर्फ 35-36 लीटर पूरे साल में मिल रहे थे। इस फैसिलिटी को मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने मार्च 2022 से छीना। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं, उससे मतलब टेकअप करके हमारे जम्मू कश्मीर के जो करीबन 8 लाख आम जो ये लिखाई की सिर्फ हो रहा है। चलिए, तेल लगाने की बात और तेल की बात यही कि डीजल पेट्रोल के साथ साथ मिट्टी के तेल को लेके कश्मीर में डीलर जो हैं वो अब बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि ज्योति हिंदी का लफ्ज़ है। ज्योति का मतलब चिराग होता है, रोशनी होती है, टिमटिमाने वाला होता है। ज्योति का मतलब उजाला होता है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ात भी हो जाते हैं कि खुद ज्योति ही कमज़ोर हो जाती है, नाकारा हो जाती है। और ऐसी ही ज्योति से हम आपको मिलवा रहे हैं। तस्वीर में आप देखिएगा हमारे साथी वसीम गत्तू, इस खातून को, ये डोडा में हमारे साथी वसीम गत्तू, इस बच्ची को ज्योति जिसका नाम है, इसको व्हील चेयर पर धक्का दे रहे हैं। तो ज्योति के बारे में आपको बताते चलिए, ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की रहने वाली बच्ची है और एक ट्रेन के हादसे में इसकी दोनों जो टांगे हैं वो कट गई हैं, हादसे का शिकार हुई है और उसके बाद जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए पढ़ी लिखी बच्ची और ये फिर आगे बढ़ती है और ये जो गुब्बारे बेचे रोजी रोटी का वसीला करी। 2 हफ्ता पहले हमारे नुमाइंदे ने इन्हें डोडा के बाजार में देखा, जहाँ ये ठंड थी, सर्दी में सड़क के किनारे सीमेंट पर फुटपाथ पर बैठी अपनी बेची थी। तब हमने सवाल उठाया था, हमने रिपोर्ट बनाई और हमने डोडा की इंतजामिया से और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से सवाल पूछा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो ठीक है, लेकिन जो बेटी बच चुकी है, बड़ी हो चुकी है, उस आगे क्या करना है। और जिसके साथ एक हादसा हुआ
तो बाज़ाब्ता तौर पे डोडा की इंतजामिया ने हमारी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हमारी रिपोर्ट पे असर करते हुए इस ज्योति को बाज़ाब्ता तौर पे व्हील चेयर फराहम की है और ये अपने रोजी रोटी अब व्हील चेयर पे कमा सकती है। व्हील चेयर के साथ ज्योति के बारे में आपको थोड़ा बता चलें, इसने हिम्मत नहीं आ रही है और ये पहले पैर जो है कश्मीर से लेकर कारगिल कन्याकुमारी तक का सफर अदा कर चुकी है और उस पैदल सफर को इस उम्र में या इस हालात में जो इसने किया है उसके बाद भी उसको माना गया है। तो वहां पे आज ज्योति जो है हमारी उस रिपोर्ट का और सर इंतजामिया की उस रिपोर्ट का असर लेने पर शुक्रिया अदा करेगी और हमारी तरफ से भी जिला इंतजामिया डोडा का शुक्रिया जिन्होंने इस नेक काम में पहल की। मुझे इसको वीडियो डाला तो मुझे व्हील चेयर प्रोवाइड की, तो मैं उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये चीज दी और ये भी कहा कि मैं मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा और जो चीज चाहिए आप मुझसे मांग लेना। तो मैंने बोला ठीक है सर जी। तो आपने न्यूज फैलाई थी तो इसलिए मेरी सारी बातें उन्होंने सुन ली है, तो इसीलिए मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ और जो आपका भी आपने मेरी इतनी सारी मदद की इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं इंडियन आर्मी की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मुझे दिया था, मैं साइकिल से गए थे जम्मू से तो ले लद्दाख तक गए थे, पैदल गए थे वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, तो मुझे रास्ते में 15 अगस्त के दिन में उन्होंने मुझे ये दी थी, मुझे गोल्ड मेडल दिया था कारगिल वॉर मेमोरियम का, वो दिया था और एक लकड़ी की होती है सिरिंज वो दी थी मुझे और खरदुंगला टॉप 18,380 फीट से एक वहाँ से भी मेडल दिया था। तो 2 मेडल और एक ट्रॉफी मैंने जीती है वहाँ तक। ज्योति दिन के पैसे कितने कमाते हो आप? दिन के पैसे तो भैया मुझे ज्यादा नहीं बने हैं, ये अभी सुबह से बैठे थे मुझे ये इतने से पैसे बने हैं, तो ठीक है इतने। तो नाज़रीन ये था आज का न्यूज़@6। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी और मेरे साथी सनम एजाज